नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। चैप्टर 11 जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और इसका 2 भाग हमने बता दिया है और आज हम बताने वाले हैं भाग 3। भाग 2 तक हम लोगों ने जान लिया था जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है और जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या होते हैं, जहाँ पे हमने बताया हुआ है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है। इसका मतलब यही है कि 2 अलग अलग स्रोतों से डीएनए खंडों को लेकर के उसे जोड़ा जाता है और जो नया डीएनए बनता है उसी को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और इस पुनर्योगज डीएनए को किसी दूसरे स्रोत में ग्रो करवाया जाता है और उसका उपयोग जो है मानव कल्याण के रूप में किया जाता है। ये सारा प्रोसेस, ये सारा तकनीकी क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी कहलाता है। और इस पुनर्योगज तकनीकी में क्या क्या किया जाता है, ये सारा चीज़ जो है हमने प्रीवियस सेशन में बता दिया है। आज हम बताने वाले हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के आवश्यक पदार्थ या साधन, यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो होगा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के आवश्यक पदार्थ या साधन। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के आवश्यक पदार्थ या साधन। किन किन पदार्थों का उपयोग इस पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है हमने प्रीवियस सेशन में बता दिया है। अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसे ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है और इम्पोर्टेंट है, जो क्या है? एंजाइम। क्या चीज़ है? तो एंजाइम। समझिए एंजाइम के बारे में। एंजाइम तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में बहुत सारे एंजाइम प्रयोग में लाए जाते हैं। एक एक करके हम सभी के बारे में बताने वाले हैं, कौन कौन से एंजाइम कहाँ पे यूज होता है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में जो है बहुत सारे एंजाइमों का प्रयोग होता है। इसे सबसे पहले लिख लेंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में निम्नलिखित एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में निम्नलिखित एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला एंजाइम हम पढ़ेंगे लयन एंजाइम। फर्स्ट लयन एंजाइम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम समझिए, लाइटिक एंजाइम है क्या? तो इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम होते हैं, इसमें प्रयोग सभी के बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात कि ये लयन एंजाइम क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम क्या होते हैं। तो जो एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति को तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वही एंजाइम कहलाते हैं लयन एंजाइम। यानी कि ये एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करते हैं और जब कोशिका भित्ति हट जाएगी
तो उसमें का डीएनए जो है प्राप्त कर लिया जाएगा, उसी का उपयोग जो है पुनर्योगज डीएनए के रूप में किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो होता है कैसे कैसे होता है विस्तार से हम बताएंगे, ध्यानपूर्वक आप समझिए और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा ये जितना भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या करता है लैन एंजाइम, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के बाहर ये जो भित्ति पाई जा रही है यही कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति, यही कोशिका भित्ति है। अब समझिए यहाँ पे कि इसके अंदर जो है क्या होता है, तो इसका तो अपना डीएनए तो होता ही है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें जो है प्लाज्मिन पाया जाता है, प्लाज्मिड भी एक प्रकार का डीएनए ही है। अब इसे हमें प्राप्त करना है, तो ये जो लयन एंजाइम क्या करता है कि इसी कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करता है। जब तोड़ेगा तो हमें ये जो डीएनए है वो मिल जाएगा, प्लाज्मिड मिल जाएगा, और इसी का उपयोग हम करेंगे किसमें? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में। बात समझ में आ चुकी है कि क्या होता है इसमें, यानी कि यह क्या करता है, तो यह जो है कोशिका भित्ति का लयन करता है, यानी कि कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करता है। ये एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करती है। ये एंजाइम क्या करते हैं, तो कोशिका भित्ति का लयन करते हैं, जिससे डीएनए प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है, जिससे डीएनए प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो लयन एंजाइम का क्या काम होता है कि ये जो है कोशिका भित्ति को तोड़ देती हैं, लयन कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, जिससे आसानी से डीएनए प्राप्त हो जाता है, और उसी का उपयोग जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो कोशिका भित्ति होती हैं अलग अलग जीवों में अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। जैसे कि पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, कवक में काइटिन की बनी होती है। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग जीवों में ये जो कोशिका भित्ति होती है अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। अब क्या एक ही प्रकार का ये लाइटिक एंजाइम होगा जो कि इन सभी जीवों की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देगा, लयन कर देगा? ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइटिक एंजाइम होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं। लाइटिक एंजाइम भी अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि इस कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये अब हम सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे लयन एंजाइम होते हैं और किस किस जीव में जो है उस कोशिका भित्ति को नष्ट करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया में, ठीक है ना, जीवाणु में, तो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ये वाली, ये जीवाणु की कोशिका भित्ति है, और जिसकी बनी होती है क्या? पेप्टाइडोग्लाइकॉन है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, NAM एंड NAG, NAM एंड NAG। इसका मतलब होता है N-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, और इसका मतलब होता है N-एसिटिल ग्लूटेमिक एसिड। ये चीज होते हैं इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन में, N-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड N-एसिटिल ग्लूटेमिक एसिड। और इसी को जो है नष्ट करने का काम कौन करेगा? पेप्टाइडोग्लाइकॉन को नष्ट कौन करेगा? तो जीवाणु में लयन एंजाइम।
और इसको नष्ट करने के लिए जो लयन एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है लाइसोजाइम। ये है लयन एंजाइम जिसका नाम है क्या चीज़? लाइसोजाइम। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम नामक लयन एंजाइम यानी कि लाइटिक एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को लयन करने का काम करता है, यानी कि उसको नष्ट करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, आसानी से ये डीएनए हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे बढ़े और भी कुछ जीवों के बारे में हम जानें। केवल एक जीवाणु में ही तो नहीं कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, ये जो है कवकों में भी देखने को मिलती हैं, कवक में। चलिए अगला जान लेते हैं, कवक। तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह एक पदार्थ की बनी होती है जिसका नाम है काइटिन। काइटिन, तो काइटिन की कोशिका भित्ति जो है बनी होती है कवकों में। अब इसको लयन करने के लिए भी जो एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? लयन एंजाइम यानी कि लाइटिक एंजाइम, और उसका नाम है काइटिनेज। काइटिनेज, काइटिनेज। यहाँ पे जो है ये वाला जो है लयन एंजाइम है काइटिनेज। उसी तरह से कवक हो ही गया पादपों में, पौधों में। तो पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की। अब इसका जो लयन करने के लिए जो लाइटिक एंजाइम होता है, लयन एंजाइम होता है, उसका नाम है सेलुलेज। सेलुलेज ये एंजाइम, तो ये क्या है? काइटिनेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम क्या है? लयन एंजाइम है जो क्या करता है? कोशिका भित्ति को लयन करने का काम करता है, कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, तो इन एंजाइमों के बारे में बताया, लयन एंजाइम के बारे में बताया कि लयन एंजाइम क्या करते हैं, तो कोशिका भित्ति को जो है तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का लयन करता है कौन? लाइसोजाइम। उसी प्रकार से कवकों की कोशिका भित्ति को कौन लयन करता है? तो काइटिनेज। पौधों की कोशिका भित्ति को कौन लयन करता है? तो उसका नाम है सेलुलेज। अगर ये एंजाइम न हो तो क्या हम इनकी कोशिका भित्ति को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ा जा सकता है। लयन एंजाइम ही उसे तोड़ता है, और लयन एंजाइम ही न हो तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। यदि तोड़ नहीं पाएंगे तो क्या ये डीएनए निकल पाएगा? डीएनए नहीं निकल पाएगा। और यदि डीएनए नहीं निकल पाएगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण नहीं कर पाएंगे, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एंजाइम का होना बहुत ही जरूरी है। क्या करने के लिए? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को सफल बनाने के लिए। तो ये एंजाइम या इस पदार्थ की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। आइए हम कुछ एंजाइम के बारे में जानते हैं। एंजाइम होते हैं क्या? तो एंजाइम जो है जैव रासायनिक क्रियाओं, जीवों के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। और मुख्य रूप से ये जो एंजाइम होते हैं सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होते हैं। इसका मतलब है कि क्रियाधार के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब कि जैसा क्रियाधार जिस पर जो है कार्य हो रहा है, एंजाइम जिस पर कार्य करेंगे वो एक क्रियाधार है। तो क्रियाधार के नाम पर ही इस एंजाइम का नाम होता है। और अंत में इसके लगा होता है एज। एज, जिस भी जीव विज्ञान में जिस नाम के आगे एज लगा है समझिए कि वो क्या है? एंजाइम है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेटेज, प्रोटीन के लिए जो एंजाइम होता है प्रोटीएज, उसी तरह से काइटिन के लिए जो एंजाइम है काइटिनेज, अंत में क्या लगा? एज लगा है। सेलुलोज के लिए जो एंजाइम होता है सेलुलेज। ठीक है, तो यही जो है एंजाइम है। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम के अंत में एज लगा होता है और क्रियाधार के आधार पर एंजाइमों का नाम होता है। और यहाँ पे जो ये एंजाइम है कौन सा? लयन एंजाइम। ये क्या करता है? तो कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। और अलग अलग जीवों में कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थों की बनी होती हैं और इसके लिए लयन एंजाइम भी अलग अलग होता है। इतनी बातें समझ लिए।
अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला एंजाइम जानेंगे जिसका नाम है विदलन एंजाइम। तो ये चीज़ें हम मिटाएंगे, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा एंजाइम जानते हैं। लैन एंजाइम तो जान लिया हम लोगों ने, अब दूसरा एंजाइम जानेंगे। क्या चीज़? तो विदलन एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम। विदलन एंजाइम दूसरा, सेकेंड विदलन एंजाइम। इससे बोला जाता है क्लीवेज एंजाइम। क्लीवेज एंजाइम ये क्या करते हैं? क्लीवेज एंजाइम, क्लीवेज एंजाइम जो है डीएनए को खंडों में काटने का काम करते हैं, खंडों में तोड़ने का काम करते हैं। मतलब क्या? डीएनए को वांछित खंडों में तोड़ने का काम कौन करता है? तो ये विदलन एंजाइम करता है, यानी कि क्लीवेज एंजाइम करता है। जैसे कि ये जो है डीएनए, ये जो है क्या है? तो डीएनए। और इसी डीएनए को जो है ये एंजाइम क्या करते हैं? अलग अलग खंडों में तोड़ देते हैं, यानी कि काट देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग खंडों में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो विदलन एंजाइम करता है। ये क्या हुआ? तो अलग अलग खंडों में टूट गया। ठीक है, ये क्या कर देता है? तो अलग अलग खंडों में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? विदलन एंजाइम, यानी कि क्लीवेज एंजाइम। तो इसके बारे में हम समझ लिए यहाँ पे। चलिए इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये डीएनए अणु को, ये डीएनए अणु को वांछित खंडों में तोड़ने का काम करते हैं। ये डीएनए अणु को वांछित खंडों में तोड़ने का काम करते हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, इन्हें न्यूक्लियेज भी कहते हैं। मतलब कि इन एंजाइम को जो है न्यूक्लियेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियेज। और ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं। जानेंगे ये 3 प्रकार के क्या। सबसे पहले जो है ये न्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये जो है क्या, इन्हें जो है न्यूक्लियेज एंजाइम भी कहा जाता है। विदलन एंजाइम को यानी कि क्लीवेज एंजाइम को न्यूक्लियेज एंजाइम। इसके भी अंत में एज लगा हुआ है, ये भी क्या है? एंजाइम है। अभी हमने बताया कि जिसके अंत में एज लगा हो वही क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है क्या, ए नंबर पे एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। देखिए जिसके साथ एक्सो लगा है उसका मतलब होता है बाहर से, यानी कि बाहर से ही ये एंजाइम तोड़ने का कार्य करेगा डीएनए को, बीच से नहीं, बाहर से ही तोड़ने का काम करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो है, यह सबसे पहले हम इसको जो है लिख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। तो ये डीएनए को 5' या 3' सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं। ये डीएनए को 5' या 3' सिरों से
टाइडों को हटाते हैं। ये 5' से 3' सिरों से न्यूक्लियोटाइडों को क्या कर देते हैं, तो हटाने का काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो है डीएनए है, ये जो है क्या है, तो डीएनए। ये 5' है, ये जो है 3' है, ये वाला जो है 3' होगा और ये वाला जो है 5'। हमने बताया हुआ है, बहुत डिटेल में इसके बारे में हमने बताया हुआ है। अब क्या करते हैं कि ये 5' से 3' से ही 5' या 3' की ओर से ही ये क्या कर देते हैं, ये न्यूक्लियोटाइडों को तोड़ने का काम करते हैं, हटाने का काम करते हैं, बीच से नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या कर दिया, तो यहाँ से जो है इसे तोड़ दिया, अलग कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो है एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये कौन सा है, तो एक्सो न्यूक्लियस है। और ये क्या करता है, तो ये जो है सिरों से तोड़ता है, 5' या 3' सिरों से ही यह तोड़ने का काम करता है, न कि बीच से। इसी को बोला जाता है यहाँ पे एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, यानी कि एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है कि ये डीएनए को 5' या 3' सिरों से न्यूक्लियोटाइडों को हटाता है। यहाँ पे जो है क्या किया है, ये 5' सिरे से ही न्यूक्लियोटाइड को हटाया है, न कि कहीं बीच से। यानी कि ये कौन सा एंजाइम हुआ, ये हो गया एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद से इसमें का जो दूसरा होता है उसका नाम है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, ये चीज़ जो है मिटाएंगे हम, ये जो चीज़ है इसको जो है हम मिटाएंगे। देखिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है विदलन एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है हमने बता दिया एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा जो है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, बी नंबर एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। समझिए इसके बारे में। एंडो इसका मतलब है कि अंदर से, यानी कि भीतर से, बीच से। जब ये एंजाइम क्या करता है कि डीएनए को बीच से उसके न्यूक्लियोटाइड को हटाने का कार्य करता है, मतलब कि डीएनए को बीच से तोड़ने का काम करता है, सिरों से नहीं। लिख लेंगे यहाँ पे क्या, तो ये डीएनए को बीच से, ये डीएनए को बीच से खंडों में तोड़ता है, सिरों से नहीं, सिरों से नहीं। यानी कि डीएनए को बीच से खंडों में तोड़ेगा, सिरों से नहीं। कौन, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जैसे देखिए यहाँ पे यह जो है डीएनए है एक, क्या है, तो हमने यहाँ पे डीएनए एक बनाया, ये जो है 5' है, 3', ये जो है 3' है, तो ये जो है 5'। ठीक है, तो ये क्या करता है, बीच से ही यह जो है तोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ से ये जो है तोड़ दिया, ठीक है ना। तो कौन, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये नहीं कि सिरों से तोड़ने का काम करता है, सिरों से तोड़ने का काम नहीं करता है। कहाँ से करता है, तो बीच से ही क्या कर देता है, एंजाइम को तोड़ने का कार्य करता है। तो ये खंडों में बीच से ही डीएनए को तोड़ने का काम करता है, एंजाइम को नहीं। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कार्य होता है, तो डीएनए को बीच से खंडों में तोड़ने का कार्य होता है। आगे बढ़ जाते हैं और इसका तीसरा जानते हैं, जिसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सी, प्रतिबंधन
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके बारे में हमने पहले बताया हुआ है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, तो डीएनए को काटने का काम करता है, ये हमने पहले बताया हुआ है। जब डीएनए निकल जाएगा तो उसको काटा जाएगा, और जिसके द्वारा काटा जाता है वो है क्या, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद से हम विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो ये डीएनए को विशेष न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में इस प्रकार से काटते हैं कि उनसे दोनों रज्जु को, यानी कि स्ट्रैंड दोनों रज्जु को के विमुख सिरों पर अयुग्मित क्षार होते हैं, इन स्वतंत्र अयुग्मित क्षार को चिपचिपे सिरे यानी कि स्टिकी एंड कहते हैं। इन पर न्यूक्लियोटाइडों के पैलिंड्रोम्स होते हैं। इन पर न्यूक्लियोटाइडों के पैलिंड्रोम्स होते हैं। इन स्थानों पर डीएनए के दोनों वलयकों के अयुग्मित दिशा में न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम समान होता है। चलिए यहाँ पे हमने पूरा लिख लिया है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। अब हम इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। तो ये डीएनए को विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों में इस प्रकार से काटते हैं कि उनसे दोनों रज्जुकों के विमुख सिरों पर अयुग्मित क्षार होते हैं। दोनों सिरों पर क्या होते हैं, तो अयुग्मित क्षार होते हैं। पहले ही हमने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बताया हुआ है कि ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को वहाँ से काटेंगे, विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम से ही काटते हैं। जैसे कि उसको जो है लेफ्ट साइड से पढ़ा जाए या राइट साइड से पढ़ा जाए,
दोनों ओर से एक ही जैसा उसे पढ़ा जा सकता है। ये चीज़ें जो है हमने पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इनमें क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइडों का जो है अपना विशेष अनुक्रम होता है और वहीं से प्रत्येक एंडोन्यूक्लियोटाइड, प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अपना विशेष अनुक्रम होता है। अलग अलग प्रकार के ये पाए जाते हैं, जैसे कि इको R1 और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि हिंद थर्ड है, हिंद सेकेंड है। तो बहुत सारे ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं और प्रत्येक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अपना जो है क्षार अनुक्रम होता है, विशेष क्षार अनुक्रम, और उसी विशेष क्षार अनुक्रम को जो है कहा जाता है पैलिंड्रोम्स, पैलिंड्रोम्स, और वहीं से ये जो है काटने का कार्य करते हैं। समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये है एक प्रकार का क्या चीज़, डीएनए। ये जो है एक प्रकार का है डीएनए। जैसे कि यहाँ पर जो है पाया जा रहा है उसका विशेष क्षार क्रम, न्यूक्लियोटाइडों का क्षार क्रम। यहाँ पे जो है विशेष न्यूक्लियोटाइडों का जो है अपना क्षार क्रम है, जैसे कि GAA-TTC। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पाया जाएगा GAA-TTC। ये जो है क्षार क्रम है किसका, तो इको R1 नामक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, इको R1 का ये एक प्रकार का इको R1 क्या है, तो एक प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है और इसका विशेष क्षारक्रम यही होता है। ये क्या करता है कि यहाँ से जो है काटने का कार्य करता है, G और A के बीच में यह जो है काटता है, G और A के बीच में, और जिससे क्या हो जाता है कि ये दोनों सिरा कट करके अलग हो जाते हैं। जैसे कि एक पार्ट जो है एक ये हो जाएगा, कट करके अलग हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इतना भाग जो है क्या हो गया, तो कट करके अलग हो गया। उसी तरह से यहाँ पर जो है ये वाला जो नीचे वाला भाग था क्या चीज़, तो GAA-TTC, तो ये वाला जो सिरा है ये यहाँ पे अलग हो गया। अब ये जो सिरा दिख रहा है यहाँ पे, इसी को बोला जाता है चिपचिपा सिरा, यानी कि स्टिकी एंड। यही जो है क्या है, चिपचिपा सिरा है, चिपचिपा सिरा। और इसका ये क्या है, ये जो है चिपचिपा सिरा है। यहाँ पे इसका जो है ये चिपचिपा सिरा है, ठीक है। तो क्या करे ये, इन्होंने जो है इसका अपना एक क्या था, तो अपना एक विशेष न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम था, जो कौन सा था, GAA-TTC, और उसी प्रकार से GAA-CTTAA-G, ये इसका अपना अनुक्रम था, जिसको बोला जाता है पैलिंड्रोम्स अनुक्रम। जैसे कि इधर से पढ़ा जाए GAA-TTCC-TTAA-G, उसी तरह से इधर से भी पढ़ा जाएगा तो GAA-TTCC-TTAA-G। तो दोनों ओर से यदि पढ़ा जाता है तो एक ही जैसा यह होता है, इसी को बोला जाता है क्या, पैलिंड्रोम्स। और यहीं से जो है G और A के बीच में जो है क्या करता है, यह काटने का काम करता है। कौन, तो इको R1 नामक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो यहाँ से जो है डीएनए अलग हो गया और ये सिरा जो है चिपचिपा सिरा कहलाता है। अब और ये जो है अयुग्मित हो गया, यही यहाँ पे लिखा गया है कि क्या अनुक्रमों में इस प्रकार से काटते हैं कि दोनों रज्जुकों के विमुख सिरों पर अयुग्मित क्षार होते हैं। अब ये जो है अयुग्मित क्षार हो गया, जैसे कि ए के सामने जो है डबल बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है थायमीन होता है, और जी के सामने ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है साइटोसिन होता है। अब यहाँ पे कोई एक ही पाया जा रहा है तो इसको अयुग्मित कहेंगे, यदि दोनों पाया जाता तो उसको जो है युग्मित कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गए, ये अयुग्मित हो गए।
और इस पर जो है जब अयुग्मित हो जाते हैं तो इसी को जो है नाम दिया जाता है चिपचिपा सिरा यानी कि स्टिकी एंड। और इन न्यूक्लियोटाइडों के पैलिंड्रोम्स होते हैं, मतलब कि यही न्यूक्लियोटाइडों के पैलिंड्रोम्स हैं और इन्हीं स्थानों पर जो है कोई अयुग्मित दिशा से डीएनए आकर के यहाँ से जुड़ने का काम करता है। तो ये है यहाँ पे क्या चीज़, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का कार्य, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का कार्य। और भी इसकी विशेषता है, इसके बारे में आप लिखिएगा। नीचे जो है यहाँ पे हमने लगा भी दिया है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, स्टार बना के लिखिए। एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा कटे हुए सभी डीएनए खंडों के चिपचिपे सिरे एक समान होते हैं। फिर अगला स्टार बना के लिखिएगा, एक समान सिरे से प्राप्त करने के लिए वाहक डीएनए तथा स्रोत डीएनए के अणुओं को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटा जाना आवश्यक होता है। क्या मतलब कि जैसे कि हमने बताया किसके बारे में, तो ये जो है बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये डीएनए है और ये जो है ह्यूमन सेल का डीएनए है। इन दोनों को काटा जाएगा तो एक ही एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटा जाएगा, एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से, ये नहीं कि अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का ये जो सिरा होता है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए जो है ये जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे जो है दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटा जाना बहुत ही आवश्यक होता है। आगे से लिखिएगा, आंतरीय बैक्टीरिया ई कोलाई में पाया जाने वाला EcoR1 यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट नामक एंजाइम GAA-TTC क्षारक क्रम को पहचानता है। ये वाला GAA-TTC क्षारक क्रम को जो है क्या करता है, पहचानता है। फिर लिखिए आगे, क्षारक क्रम को पहचानता है और डीएनए वलय के दोनों रज्जुकों का G तथा A के बीच से विदलन करता है, मतलब कि G और A के बीच से काटता है। जैसे कि यहाँ पे ये था तो ये वाला ये यहाँ पे आ गया, तो G और A के बीच से काटने का काम करता है। तो ये है यहाँ पे क्या चीज़, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर से एक बार हम इसे समझेंगे, इस चीज़ को जो है मिटाएंगे, आप जो इसे लिख लीजिए या इससे जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से फिर हम इसी को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को समझेंगे। समझिए, देखिए ध्यान से, ये जो है एक प्रकार का डीएनए है, ये जो है डीएनए, ये जो है क्या है, तो डीएनए, ये 5 डैश है तो ये 3 डैश होगा, ये जो है 3 डैश है तो ये जो है 5 डैश होगा। यहाँ पे जो है एक सीक्वेंस है नाइट्रोजनी क्षारों का, वो क्या है, GAA-TTC, GAA-TTC। अब पता है कि साइटोसिन के सामने जो है ग्वानिन होता है, तो ये हो जाएगा GAA-TTC। यहाँ पे जो है हम ले रहे हैं उदाहरण EcoR1 नामक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, EcoR1 नामक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये क्या करता है कि इसका जो क्षारक्रम होता है, विशेष क्षारक्रम जहाँ से ये काटता है GAA-TTC, इसी को जो है ये पहचानता है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं GAA-TTC और फिर हो जाएगा क्या चीज़, तो CTTAAG। इसको जो है लेफ्ट से पढ़ें तो भी वही चीज़ पढ़ा जाएगा, राइट से पढ़ेंगे तो वही चीज़ पढ़ा जाएगा। और इसी को जो है ये पहचानता है और यहीं से जो है यह काटने का काम करता है, G और A के बीच में काटता है। अभी हमने बताया G और A के बीच में काटता है। अब क्या करेगा, यहाँ से जो है ये काट दिया,
ठीक है। यहाँ से जो है ये काट दिया तो ये वाला भाग जो है ऊपर आ जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है हम यहाँ पे दिखाएंगे। यहाँ से जो है ये क्या कर दिया तो काट दिया, तो ये हो जाएगा क्या चीज़ तो टी टी, उसके बाद से ए ए टी टी ए ए, इस तरह से जो है क्या कर दिया जाए तो ये काट दिया है। ये वाला जो है 5 डैश हो जाएगा, ये जो है 3 डैश हो गया। तो क्या मतलब कि यहाँ पे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है अपना विशेष क्षारक्रम को पहचानता है, कौन इको R1, और वहीं से ये जो काटने का काम करता है। तो ये बातें जो है समझ में आ गया होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। इसे मिटाएंगे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वह डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड के विशेष क्षारक्रम के अनुक्रम को पहचानता है, और अलग अलग प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है अलग अलग प्रकार का उसका अपना क्षारक्रम होता है, जहाँ से वह डीएनए को काटने का काम करता है। ये बातें जो है हम लोग समझ लिए। जैसे कि इको R1 के बारे में हमने बताया कि इको R1 किसे पहचानता है तो GAATTC क्षारक्रम को पहचानता है, और वहीं से जो है डीएनए को काटने का काम करता है। एक बात याद रखिए आप कि दो स्रोतों से डीएनए को ले करके मिला करके उसे एक नया डीएनए आप बनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि उन दोनों स्रोतों से डीएनए को काटने के लिए एक ही प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करना होगा। जैसे कि हमने बताया था वहाँ पे कि ये जो है प्लाज्मिड है और ये जो है मानव का डीएनए है। अब इसको हम जिस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे बैक्टीरिया के डीएनए को, मानव के डीएनए को भी उसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटना होगा, तभी वे एक दूसरे से जुड़ेंगे, नहीं तो जुड़ने वाले नहीं हैं, नहीं तो वो जुड़ेंगे नहीं। फिर से हम जो है इस चीज़ को जो है इसके महत्व को बताएंगे यहाँ पे। जैसे कि इसको काटने के लिए हम इको R1 नामक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो है डीएनए है, ये जो है क्या है तो डीएनए है, और इस पर जो है ये क्षार क्रम है। क्या है ये तो क्षार क्रम है। तो यहाँ पे जो है ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जैसे कि इको R1 ये जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपना जो क्षारक्रम है वो पहचानता है, कौन सा तो GAATTC, इसे जो है ये पहचानता है। यहाँ पर भी हो जाएगा GAATTC। तो यहाँ पे क्या है, इसी को जो है ये इको R1 पहचानता है और G और A के बीच से जो है इसे काट देता है। G और A के बीच से जो है इसे क्या कर देता है, काट देता है। अब ये जो है अलग हो जाएगा, ये जो डीएनए है वो यहाँ से जो है क्या हो जाता है तो अलग हो जाता है। चलिए इसको जो है हम अलग कर देते हैं। ये जो डीएनए है यहाँ से जो है अलग हो गया। चलिए यहाँ पे जो है अलग हो गया, ये हो जाएगा AATTA ना, ये हो जाएगा AATTC, ये हो जाएगा AATTC। ठीक है। अब ये वाला जो चीज़ बच रहा है इसी को कहा जाता है चिपचिपा सिरा। ये क्या है, चिपचिपा सिरा है, चिपचिपा सिरा। और ये भी क्या है, चिपचिपा सिरा है, चिपचिपा सिरा। ये जो है चिपचिपा सिरा है। यहीं से जो है क्या होता है, अब ये जुड़ जाता है दूसरे जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दूसरे को काटेगा वहाँ से इसे जोड़ लेगा और एक नया डीएनए बनेगा, उसी को बोला जाता है पुनर्योगज डीएनए। अब दोनों स्रोतों से
जो डीएनए को काटना है तो एक ही प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होना चाहिए, अलग अलग प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज होना नहीं चाहिए। अब हम इसका महत्व समझेंगे, इसका महत्व है क्या इसके बारे में। तो क्यों हमें जो है एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स इसे काटना चाहिए, इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे समझेंगे। और महत्व तो हमने बता ही दिया कि जो ये जो सिरा है, ये जो क्षारक्रम है, एक समान प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, अलग अलग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अलग अलग होता है। और यदि एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से दोनों स्रोतों को काटा जाता है, दोनों स्रोतों के डीएनए को, तो उसे जोड़ने में जो है ये क्षारक्रम आसानी से जुड़ जाते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं ये हम यहाँ पे बताएंगे। आइए जुड़ने के क्रम को यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो है बैक्टीरिया का डीएनए, वृत्ताकार डीएनए किसका है तो बैक्टीरिया का है। इसी को जो है निकाला जाता है। ये जो है ह्यूमन सेल है और ये ह्यूमन सेल का जो है डीएनए, ह्यूमन सेल। और ये जो है बैक्टीरिया है। क्या किया जाता है कि इसको जो है निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो है इसको जो है काट लिया जाता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो है इसे काट लिया जाता है। इसको भी निकाल लिया जाता है और इसको भी उसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जो है काट लिया जाता है। जिससे इसको काटा गया उसी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से इसे काटा जाता है। मान लेते प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इको R1 है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये जो है इसका डीएनए क्रम होगा, ये जो है इसका डीएनए क्रम होगा। ठीक है, इसका डीएनए क्रम होगा। यहाँ से ये क्या करेगा कि ये जो है पहचानता है अपना, जैसे कि क्या चीज़ पहचानता है तो GATTC इस क्षारक्रम को जो है ये पहचानने का काम करता है। इधर भी हो जाएगा GAATTC है ये GAATTC। उसी तरह से ये हो जाएगा GAATTC। तो यहाँ से जो है ये इसे काट करके अलग कर देगा। ये वाला जो हिस्सा है अलग हो गया, ये वाला, ये चिपचिपा सिरा है। ये कौन सा सिरा है तो चिपचिपा सिरा ये। ठीक है, तो काट करके यहाँ से जो है अलग कर दिया। उसी तरह से ये ह्यूमन सेल है, इसका भी अपना डीएनए क्षारक्रम होगा, अपना डीएनए जो है क्षारक्रम होगा। जैसे कि ये क्या है तो GAATTC है। उसी तरह से ये वाला भी पार्ट वही होगा GAATTC। क्या करता है तो यहाँ से ये जो है काट करके अलग कर देता है। तो ये वाला जो सिरा है इसका ये अलग हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये चीज़ बच जाएगा। ये ह्यूमन सेल वाला है। अब क्या होता है कि यही चीज़ जो है यहाँ पे वृत्ताकार डीएनए में जा करके जुड़ जाती हैं। वृत्ताकार डीएनए में ये वाला सिरा जो है कटा हुआ है, ये वाला जो सिरा है वह जो है कटा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये इसका है, कौन सा तो AATTC। उसके बाद से ये वाला जो पार्ट है इसका है क्या चीज़ तो AATTC। यही जो है यहाँ से आकर के जुड़ जाता है, यही जो पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम इसे बना लेते हैं। ये वाला जो है ये ह्यूमन वाला है AATTC और
ये वाला जो है इसका है क्या चीज़, तो CTTA, और यही चीज़ जो है यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, यही जो है आपस में यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, और जिससे कि बन जाता है क्या चीज़, रिकॉम्बिनेंट DNA, रिकॉम्बिनेंट DNA। तो ये पूरा हमने बताने का प्रयास किया है रिकॉम्बिनेंट DNA, संश्लेषी एंजाइम। थर्ड नंबर, संश्लेषी एंजाइम। ये क्या करते हैं, तो DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहली बात कि ये DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब कि ये DNA का संश्लेषण करते हैं। ऐसे एंजाइम होते हैं जो DNA का संश्लेषण करते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, तो DNA पॉलीमरेज। पहला क्या है, तो DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज। ये क्या करते हैं, तो DNA से DNA के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कि DNA से DNA का संश्लेषण होता है, ये हमने पहले बता दिया है। तो DNA से DNA का जो संश्लेषण होता है वो कौन सा एंजाइम करता है, कौन उत्तरदायी होता है, तो DNA पॉलीमरेज। उसके बाद से B नंबर पे आ जाएगा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो RNA से DNA का संश्लेषण करते हैं। मतलब कि RNA से DNA के संश्लेषण के लिए जो एंजाइम उत्तरदायी होते हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। क्या होता है यहाँ पे कि RNA से DNA का निर्माण होता है, किसके द्वारा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, DNA पॉलीमरेज में DNA से DNA का निर्माण होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में जो है RNA से DNA का निर्माण होता है इस एंजाइम के माध्यम से। तो इसमें लिखिएगा DNA पॉलीमरेज हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा इसकी सहायता से DNA टेम्पलेट पर पूरक DNA का संश्लेषण होता है। मतलब कि DNA के खंड पर DNA का संश्लेषण होता है। फिर ये हेडिंग डालिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो है स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसमें लिखिएगा इसकी सहायता से RNA रज्जुक पर DNA वलयकों का संश्लेषण होता है। मतलब कि RNA रज्जुक पर DNA का निर्माण होता है। तो ये खत्म हो गया संश्लेषी एंजाइम। अब हम आगे जानेंगे लाइगेज के बारे में। चौथा जो एंजाइम आएगा लाइगेज, तीसरा तो हो गया, चौथा जान लेते हैं लाइगेज एंजाइम। फोर्थ लाइगेज एंजाइम, इसके भी बारे में हमने पहले ही बता दिया है। लाइगेज एंजाइम के बारे में, लाइगेज क्या होते हैं, लाइगेज जो है DNA खंडों को जोड़ने का कार्य करते हैं। DNA खंडों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि इन एंजाइमों द्वारा टूटे हुए पूरक DNA जुड़ते हैं। इन एंजाइमों द्वारा टूटे हुए पूरक DNA जुड़ते हैं। इन एंजाइमों द्वारा जो है टूटे हुए पूरक DNA जुड़ते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो है बताया गया था इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के बारे में, तो यहाँ से जो है ये जो था क्या है, तो ये है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का DNA, और ये जो है ह्यूमन जीन है, कौन सा, तो इंसुलिन वाला, इंसुलिन वाला। इन दोनों को जो है
जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद जो है बनता है क्या, तो पुनर्योगज डीएनए। जोड़ने के बाद जो है पुनर्योगज डीएनए बनता है। और ये जो जोड़ा गया किसके द्वारा, तो जिस एंजाइम के द्वारा, उसका नाम है लाइगेज एंजाइम। उसका नाम है क्या चीज़, तो लाइगेज एंजाइम। ये भी खत्म हो गया लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, तो डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। आगे हम जानेंगे पांचवा जो है क्षारकीय फास्फेटेज एंजाइम। पांचवा जान लेते हैं। क्षारकीय फास्फेटेज एंजाइम, पांचवा क्षारकीय फास्फेटेज एंजाइम, यानी कि इसको जो है इंग्लिश में बोला जाता है एल्केलाइन फास्फेटेज। एल्केलाइन फास्फेटेज, ये एंजाइम क्या होते हैं, एल्केलाइन फास्फेटेज। तो ये जो है वृत्ताकार डीएनए के 5' से फास्फेट समूह को हटाते हैं ताकि ये सिरे मिलकर दोबारा वृत्ताकार गुणसूत्र बना लें। क्या मतलब है ये, तो ये क्या करते हैं, तो वृत्ताकार, पहले जो है इसको लिख लेते हैं। ये वृत्ताकार डीएनए के, ये वृत्ताकार डीएनए के 5' से फास्फेट समूह को हटाते हैं ताकि ये सिरे दोबारा वृत्ताकार गुणसूत्र बना सके दोबारा जो है वृत्ताकार गुणसूत्र बना सके। और थोड़ी सी बातें हम करते हैं यहाँ पे वाहक डीएनए के बारे में। वाहक डीएनए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वाहक डीएनए। क्या, वाहक डीएनए, वाहक डीएनए ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये तो एक एंजाइम था, अब आगे जो है आएगा जो पदार्थ इसमें आवश्यक साधन का, वो है वाहक डीएनए यानी कि वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए ये क्या होता है, सबसे पहले इसको जो है हम लिख लेते हैं। प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज के, प्लाज्मिड तथा बैक्टीरियोफेज के डीएनए अणु को उचित पोषक के अंदर पहुंचाने के लिए पुनर्योगज डीएनए को उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे जो है वाहक डीएनए भी कहा जाता है। इसी कारण से इसे वाहक डीएनए भी कहते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, तो वाहक डीएनए भी कहा जाता है। जैसे देखिए ये जो है एक बैक्टीरिया है, ये जो है बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये जो है मनुष्य का इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है। मनुष्य का इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है, इंसुलिन।
अब इसे जो है निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद इस बैक्टीरिया मानव के इंसुलिन बनाने वाले जीन को जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद से इसको फिर किसी दूसरे बैक्टीरिया में, इसको जो है किसी दूसरे बैक्टीरिया में जो है क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इससे जो है इसी को जो है बोला जाता है पुनर्योगज डीएनए। कौन सा, तो पुनर्योगज डीएनए। और इस पुनर्योगज डीएनए को जो है किसी दूसरे बैक्टीरिया में भेजा जाता है, इसी को जो बोला जाता है वाहक डीएनए। उसी तरह से बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का क्या है, तो वायरस बैक्टीरियोफेज। ये जो है इसका डीएनए है, ये जो है बैक्टीरियोफेज है, एक कोई बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो कि अटैक करता है किसको, बैक्टीरिया को। यदि ये इसमें जो है ह्यूमन बनाने वाला इंसुलिन है इसके डीएनए में, तो ये क्या करेगा, अपना डीएनए इस बैक्टीरिया में रिमूव कर देगा और जिस कारण से जो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है कहाँ चला आएगा, बैक्टीरिया में चला आएगा। तो ये भी क्या कर रहा है, वाहक का कार्य कर रहा है, ये भी जो है वाहक का ही कार्य कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, एक प्रकार का वाहक डीएनए है। ठीक है, तो इतनी बातें जो हम समझ लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बातें जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर के जो भी आगे के टॉपिक है जो है आगे के वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे बहुत ही जल्द। तो जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।